मैं उठा, घर में चक्कर लगाया, छत पे गया, देखा धुंध है, तो मुझे नींद नहीं पड़ रही थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा, घर में बाकी सारे सोए हुए हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कलम उठाई। हालांकि मुझे शायरी नहीं आती, मैं साफ कहता हूं। फिर मैंने अपनी वाइफ को जगाया, मैंने कहा मैंने अभी देखो डोगरी में भजन लिखा है, राम भजन, और उसने जब सुना कही तो बहुत बढ़िया है। बेसिकली मैंने हनुमान चालीसा डोगरी में लिखा नहीं है, उसका अनुवाद और व्याख्या की है। अगर आप वो सुनेंगे तो वो उसका अनुवाद और व्याख्या है, ताकि उसको डोगरी में समझाया गया है कि किस पंक्ति का क्या अर्थ है, किस श्लोक का क्या अर्थ है। हनुमान चालीसा बारे आख्या जाता है ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्रोध शांत होता है। ये डोगरी को मेरा थैंक्स है कि डोगरी तो मेरी माँ है, तूने मुझे पाला है, बड़ा किया है, तेरी बदौलत मेरे घर की रोजी रोटी चल रही है। डोगरी मेरी यशोदा मैया है। और रही बात दूसरी, जो पहाड़ी पुंछी भाषा है, वो हमारे जो बाप दादा हैं वो पीओजेके से आए थे। अच्छा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया उस इलाके में, तो वो पीओजेके में जो तहसील पलंदरी बाग और वो जो इलाके हैं वहां से हम लोग आए हैं। और उस नाते वहां जो भाषा बोली जाती है पहाड़ी पुंछी, वो मेरी देव की माँ हुई। मां शब्द का उपयोग दुनिया की किसी भी चीज के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं कहलाया जाता है, वो चीज हमारी सबसे प्रिय बन जाती है, वह चीज सर्वप्रथम बन जाती है, वह सबसे करीबी बन जाती है। फिर चाहे वो हमारी माँ हो जो हमें पालती है, या फिर धरती माँ हो, या फिर माँ प्रकृति हो, या फिर माँ बोली हो। और आज हम आपको बता दें कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम डोगरी की बात करें तो किस तरह से अलग अलग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो है अपनी तरफ से अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कैसे भी करके मां बोली के लिए काम करेंगे। और एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो एक मां बोली को नहीं जानते हैं, दो मां बोलियों को जानते हैं, यानी वह दो मां बोलियों के बेटे के नाम से जाने जाते हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। अगर मैं बात करूं उनके परिचय की तो जगमोहन जी उनका नाम है, काफी बड़ी हस्ती है, काफी अनुभव है उनका, अच्छे से जो है उनसे जो है आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए जी। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि किसी की मदर टंग की बात करें तो कोई भी व्यक्ति है तो उसकी एक मदर टंग होती है जी। आपकी मदर टंग दो कैसे है? जी, मदर टंग देखिए, मैं जम्मू में पैदा हुआ, यही पला बड़ा। इसे कह सकते हैं कि मैं डोगरी की गोदी में पढ़ा। तो डोगरी मेरी यशोदा मैया है। और रही बात दूसरी, जो पहाड़ी पुंछी भाषा है, वो हमारे जो बाप दादा हैं वो पीओजेके से आए थे। अच्छा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया उस इलाके में, तो वो पीओजेके में जो तहसील पलंदरी बाग और वो जो इलाके हैं वहां से हम लोग आए हैं। और उस नाते वहां जो भाषा बोली जाती है पहाड़ी पुंछी, वो मेरी देव की माँ हुई। और मेरा क्योंकि जन्म जम्मू में हुआ और डोगरी माहौल में मैं पला बड़ा, तो जो मेरी यशोदा माँ हो गई वो मेरी डोगरी हो गई। और आपको यही बताऊं कि इसी डोगरी माँ ने, जिसने मुझे पाला, उसी की बदौलत आज मैं काम कर रहा हूं। मैं आकाशवाणी में पिछले 17 वर्षों से समाचार वाचक हूं डोगरी का। अच्छा। और मेरी रोजी रोटी का जरिया भी वही मेरी माँ है, जो मेरी यशोदा माँ डोगरी है। तो इस नाते वो दोनों जो भाषाएं हैं मेरी दो माँ बोलियां हैं। ये विचार आपको कैसे आया और किस तरह से आप इसमें आगे आगे अपना अनुभव सीखते हुए सामाजिक क्षेत्र में जो है जुड़ते गए? जी, विचार ऐसा है कि डोगरी भाषा बड़ी प्रचलित है, बड़ी परिपक्व है और इसमें बहुत सा काम किया भी गया है। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि शहरी परिवेश में बहुत सारी भाषाओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि अपनी भाषा बच्चे नहीं बोलते। बच्चे अंग्रेजी की तरफ या हिंदी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो अपनी, चाहे वो डोगरी है, चाहे पंजाबी है, चाहे कश्मीरी है, कोई भी, उसको बोलने में हेसिटेट महसूस करते हैं। और खासतौर पर हम डोगरों में ये ज्यादा है, शहरी इलाकों में अपनी भाषा बोलने में संकोच करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जिन भाषाओं का इस्तेमाल खत्म हो जाता है ना, वो
वो साहित्य खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल। संस्कृति खत्म हो जाती है, वो भाषाएं, वो बोलियां ही लुप्त हो जाती हैं। तो इस चीज को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि डोगरी भाषा जो मेरी रोजी रोटी का जरिया है, अगर उसके लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, उसके लिए मैं कोई योगदान दूं। खैर योगदान तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई विद्वान, भाषा का विद्वान नहीं हूं या भाषा का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन एक डोगरा होने के नाते, डोगरा समाज में रहने वाला होने के नाते और डोगरी से जिसका जीविका उपार्जन हो रहा है उसके नाते मेरा ये फर्ज जरूर बनता था कि किसी तरीके से जो नई जनरेशन है, जो बिल्कुल। बच्चे हैं या युवा हैं, उनकी वो हिचकिचाहट जो है डोगरी बोलने में, उसको दूर किया जाए और दिलचस्प तरीके से उनको डोगरी के साथ जोड़ा जाए। तो अभी तक डोगरी भाषा के लिए आपका क्या योगदान रहा है और क्या क्या काम आपने किए हैं? योगदान, फिर मैं दोबारा वही कहूंगा कि इसको मैं योगदान नहीं कहता, क्योंकि योगदान देने के लिए आपको एक बहुत काबिल होना पड़ता है। मैं डोगरी भाषा का ज्ञाता हूं, थोड़ा बहुत मुझे आता है और मेरी कोशिश यही है, तो मैं इसको योगदान नहीं कहूंगा, ये डोगरी को मेरा थैंक्स है कि डोगरी तो मेरी माँ है, तूने मुझे पाला है, बड़ा किया है, तेरी बदौलत मेरे घर की रोजी रोटी चल रही है। तो इस भाषा को शहरी परिवेश में इन बच्चों में प्रचलित करने के लिए मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए मैंने 2023 में डोगरी की पहली ऑडियो बुक तैयार की। ऑडियो बुक? क्योंकि आज देखिए ना, आज क्या होता है कि किसी भी बच्चे को अखबार दो, किताब दो, नहीं दिलचस्पी से नहीं पढ़ता है वो, और बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उस पर वो देखना पसंद करता है। तो अपने ही विचार से मेरे कुछ दोस्त साथ बैठे, तो मेरे विचार को उन्होंने एंडोर्स किया। तो एक कहानी सुनी सुनाई डोगरी में वो मैंने बनाई। उसमें 7-8 कहानियां हैं बच्चों की, जैसे हमने सुनी होती है ना, बंदर और कछुए की कहानी, कछुए की और खरगोश की कहानी, इस तरह की कहानियां, लेकिन उनको डोगरी भाषा में मैंने अपनी आवाज दी, उनको लिखा और बड़े इंटरेस्टिंग वे में म्यूजिक थोड़ा सा डाल करके, ताकि बच्चे डोगरी के शब्द सुने और उससे वाकिफ हो जाएं। तो ये मेरी कोशिश थी। और उसके बाद 2022 में 23 में उसका मैंने सेकंड वॉल्यूम भी रिलीज किया। अच्छा। तो काफी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने शाबाशी भी दी, जो डोगरी के विद्वान हैं, बड़े हैं, उन्होंने इसकी तारीफ भी की और बच्चों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। ऑडियो बुक की बात तो ठीक थी, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर भी आपने उसको पूरा एक अच्छे तरीके से ऑडियो बनाया डोगरी में, तो वो क्या कुछ उसका कारण था या कुछ आपको ऐसा लगा कि समाज में आवश्यकता है इस समय? नहीं, आवश्यकता की बात तो देखिए, जो हमारी मातृभाषा होती है ना, वो हमारे बड़े दिल के करीब होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम रट लेते हैं। बिल्कुल। और मैं भी हनुमान चालीसा मैंने कोई 4-5 साल हुए जो हनुमान चालीसा मैंने कंठस्थ किया है, जबानी में कर लेता हूँ। डोगरी में नहीं, हिंदी में जो हमारा मूल रूप से जो तुलसीदास की जो हनुमान चालीसा है वो मुझे कंठस्थ है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके मुझे मीनिंग ही नहीं पता था। फिर मुझे लगा कि मैं अगर डोगरी भाषा को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ कर रहा हूं, तो हमारे घरों में, शहरों में, गांव में बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा जपते होंगे, रटते होंगे तोते की तरह, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होगा। तो बेसिकली मैंने हनुमान चालीसा डोगरी में लिखा नहीं है, उसका अनुवाद और व्याख्या की है। अगर आप वो सुनेंगे तो वो उसका अनुवाद और व्याख्या है, ताकि उसको डोगरी में समझाया गया है कि किस पंक्ति का क्या अर्थ है, किस श्लोक का क्या अर्थ है, किस दोहे का उसमें क्या अर्थ है, ताकि डोगर समाज का हर व्यक्ति, जैसे मुझे नहीं उसका पूरा मीनिंग पता था, ताकि वो भी उसको अच्छी तरह समझे और अपनी माँ बोली में उसको स्वीकार करे। एक आपका भजन है भगवान श्री राम जी को लेकर, उसको भी आपने, मैंने सुना था काफी अच्छा था, उसका एक अंतरा था काफी अच्छा था, वो भी अगर दर्शकों को बताएंगे तो काफी अच्छा जी। हम, मैं तो चाहूंगा कि दर्शकों को वो सुनवा भी देते हैं। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। और हम कहते हैं ना कि जब आप सच्चे मन से कुछ करना शुरू कर देते हैं ना, तो भगवान की तरफ से भी आपको मदद मिलती है। आप अच्छा काम करने, तो दोस्तों के रूप में भी आपको मदद मिलती है। तो एक दिन की बात है, जिन दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी 2024 में अयोध्या में, तो उन दिनों हम समाचारों में भी उन तैयारियों को देख रहे थे कि समाचारों में भी यही था कि उस दिन अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो जहन में वो चीजें घूमती रहती हैं। तो ये कोई 7 और 8 जनवरी की बात है। रात को, आधी रात के बाद कोई 2:30-3 बजे मेरी नींद खुल गई। अच्छा। और फिर मुझे नींद पड़ नहीं रही थी, धुंध के दिन थे, और मैं उठा,
घर में चक्कर लगाया, छत पे गया, देखा धुंध है, तो मुझे नींद नहीं पड़ रही थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा, घर में बाकी सारे सोए हुए हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कलम उठाई। हालांकि मुझे शायरी नहीं आती, मैं साफ कहता हूं कि जो प्रॉपर कविता लिखना होता है वो मुझे नहीं आता। लेकिन ये राम जी का चमत्कार था, या राम जी ने डुग्गर की तरफ से कोई भेंट स्वीकार करनी थी। ये क्या था चमत्कार, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हाउ कुड आई राइट, मैं कैसे लिख गया। और भजन अगर आप वो सुनेंगे ना, वो प्रॉपर लिखा गया भजन है, वो अंतरा स्थाई, जिसको काफिया होता है, मतलब वजन वगैरह सब ठीक ठाक है उसका, और वो मैंने लिखा है, ये मैं हैरान होता हूं। और आधे पौने घंटे में मैंने वो भजन लिख दिया, और भजन लिखा भी गया। फिर मैंने अपनी वाइफ को जगाया, मैंने कहा मैंने अभी देखो डोगरी में भजन लिखा है, राम भजन, और उसने जब सुना ये तो बहुत बढ़िया है। तो उस तरीके से ये भजन लिखा गया। इसको मैं राम जी की कृपा कह सकता हूं, या राम जी का जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा और डुग्गर की तरफ से भेंट स्वीकार की। और इसमें देखिए चमत्कार के साथ चमत्कार जुड़ते गए। मैं लिख लेता हूं, प्रोज मैं लिख लेता हूं, ठीक से लिख लेता हूं, नॉट बैड, लेकिन कविता में नहीं लिख सकता। और ऐसा हुआ कि मैंने जब ये भजन लिखा तो प्रोफेसर वीना गुप्ता मैम है, उनको, वो डोगरी की दिग्गज हैं, माहिर हैं डोगरी की। तो मैंने उनको कहा कि मैम ऐसे ऐसे मेरे से ये भजन लिखा गया है, तो आप इसको प्लीज चेक करिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ जो वजन ठीक है या नहीं है तो आप देखें। तो उन्होंने कहा मुझे भेज दो। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, तो उन्होंने ढेर सारी शाबाशी दी, ये तो बड़ा अच्छा लिखा है। तो कहता है मेरे को कविता लिखनी नहीं आती, तुमने तो इतना अच्छा भजन लिख दिया। मैंने कहा नहीं मैम, ये लिखा गया, मैंने नहीं लिखा। तो कहती तुम ऐसा करना कि इसको तुम प्रॉपर भजन की शक्ल में तैयार करो, अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो इसको तैयार करो। तो फिर मैंने घर में अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा अगर इसको मैं रिसाइट करूं, क्योंकि टेक्निकली आई एम नॉट दैट साउंड कि मैं वीडियो बनाऊं या उसके लिए, और नेचुरली उसके लिए जरूरत भी पड़ती है, पैसा भी चाहिए आपको, एक्सपर्ट्स भी चाहिए, प्रोफेशनल्स भी चाहिए उसके लिए, गाने के लिए। तो मेरे बच्चे कहने लगे पापा आप रिसाइट नहीं करना, ये बहुत अच्छा लिखा गया है, अगर आप रिसाइट करोगे तो ये गुड़ गोबर हो जाएगा सारा। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को कहा कि रंगीले ठाकुर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, विजय संब्याल जी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं चाहता हूं कि आप तो शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गुरु हैं, आपके बहुत सारे शिष्य होंगे, आप किसी को फोन कर दीजिए ताकि मुझे सस्ते में या मतलब कम पैसों में मेरा एक भजन तैयार कोई गा दे या उसको कंपोज कर दे। तो उन्होंने कहा तुम भेज तो सही, मैं देखता हूं क्या है। जब उन्होंने देखा तो उनका रिस्पॉन्स भी बड़ा, कहते तो टेंशन छोड़, तूने भजन बनाना है ना। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा और वो भजन आज आपके सामने तैयार है। तो भगवान जी की कृपा से या जो डोगरी के प्रेमी है उनकी कृपा से इतना शानदार भजन बन भी गया, और मेरे एक पेन की इंक थोड़ी सी इस्तेमाल हुई उसको लिखने में, बाकी किसी ने ना कोई पैसा लिया। तो भजन में चाहूंगा कि अगर हमारे श्रोता थोड़े से सुने भी तो वो उसमें तो ये भगवान राम जी के चरणों में डुग्गर की तरफ से वो भेंट थी जो उन्होंने स्वीकार की। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जब मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो एक चीज सामने है कि आप पहाड़ी और पुंछी भाषा भी जानते हैं जी। तो उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं आप? हाँ, उस पर काम मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। वो भाषा बहुत प्रचलित है। अगर आप देखिए राजौरी में, पुंछ में, जम्मू के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर काफी संख्या में लोग उस भाषा को बोलते हैं। हमारे रिहाड़ी में बोलते हैं। आप यहाँ आगे चले जाइए, एयरपोर्ट से आगे चले जाइए, जो ब्रिजनगर है, गादीगढ़ है, भोर कैंप है, सिंबल कैंप है, उसके आगे आप आरएसपुरा की तरफ चले जाइए, वहां आरएसपुरा में भी बडियाल ब्राह्मणा है, वहां बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते हैं, इस पुंछी भाषा को बोलते हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है कि उस भाषा में हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, साहित्य नहीं है। तो मैं उस काम अभी शुरू किया है इनिशियल स्टेज में। मैं चाहता हूं कि जिस तरह हम, मेरी यशोदा माँ देवनागरी में लिखी जाती है, उसी तरह मेरी जो देवकी माँ है उसका भी कुछ अगर लेखन हम संजो सकें उसका, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो वो जो स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है तो मैं सभी से संपर्क करके, बड़ों से सलाह लेके उसको एक रूप देना चाहता हूं कि ताकि एक यूनिफॉर्मिटी में हम उसको भी लिखना शुरू करें, उसमें भी कविताएं लिखी जाए, उसमें भी साहित्य लिखा जाए, कहानियां लिखी जाए, ताकि वो भाषा भी जिंदा रहे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा,
जम्मू कश्मीर के युवा है, खास करके डुग्गर प्रदेश की बात करें, युवा थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि वो घरों में डोगरी बोल रहे हैं, लेकिन क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे उनको डोगरी को लेकर? संदेश यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम अपनी पहचान रखना चाहते हैं, तो हमें डोगरी बोलनी ही बोलनी है, घरों में और खासतौर पर शहरों में। बहुत अच्छा लगता है, कई बार मैं देखता हूँ गांव के बच्चे इतनी अच्छी ठेठ डोगरी बोल रहे होते हैं, तो मैं कई बार अचानक चलते चलते उनसे बातें करना शुरू हो जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं या वो जो पेरेंट्स हैं वो गर्व कर रहे हैं अपनी भाषा के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर में आके सोचते हैं कि अब डोगरी नहीं बोलेंगे? कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम डोगरी में बात करेंगे, अपनी बोली में बात करेंगे, तो हम शायद अनपढ़ हैं, शायद हम पिछड़े हुए हैं या कम जानकारी रखने वाले हैं, मॉडर्न नहीं है। तो ये गलत धारणा, ये धारणा बहुत गलत है। हमें डोगरी